मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था रैंकाइन साइकिल, और हमने ये डिस्कस किया था कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ सुपरहीट जितना आप मैक्सिमम ले जा सकते हो उतना आप ले जाओगे, प्रेशर को आप मैक्सिमम प्रेशर तक लेकर जाओगे, राइट। अब आता है कि इसके बाद अगर हम वापस और ज़्यादा वर्क ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं री हीटिंग। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। इसको समझने के लिए चलिए ऐसी रफली ड्रॉ कर लेते हैं अपन। फिगर तो सही। देखिए, एचएस डायग्राम पे हमने दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ली है, P1 और P2। ये लाइन के बीच का जितना डिफरेंस होगा वह एंथैल्पी का डिफरेंस मेरे को शो कर रहा है। और अगर मान लो, देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां पे खींच रहा हूं, लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2। कैन यू टेल मी कि लाइन 1 और लाइन 2 के लेंथ में क्या रिलेशन है। लाइन 2 जो है वो बड़ा है, यानी कि एंथैल्पी ड्रॉप अक्रॉस लाइन 2 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन द एंथैल्पी ड्रॉप अक्रॉस लाइन 1। करेक्ट। जितना ज्यादा एंथैल्पी ड्रॉप होगा, जितना ज्यादा एंथैल्पी ड्रॉप होगा उतना ज्यादा मेरे को टरबाइन में वर्क मिलेगा। करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, टरबाइन की एक्सपांशन की प्रोसेस को एचएस डायग्राम पे किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहेंगे, लेफ्ट साइड में एक्सपांशन को ले जाना चाहेंगे या राइट साइड में। जैसे जैसे आप राइट साइड में जा रहे हो डिफरेंस जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है, डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से जो आपको टरबाइन में वर्क मिलेगा राइट साइड में वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड के। तो अब अगर मान लो बेटा मेरे को इस एक्सपांशन को लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ सुपरहीट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन डिग्री ऑफ सुपरहीट जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके रुक जाएगी। करेक्ट है। अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे जब रुक गया तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक्सपांशन का प्रोसेस मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपांशन का प्रोसेस जो है वो मैं बॉयलर प्रेशर से निकाल के कंडेंसर प्रेशर तक लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने पार्शियल एक्सपांशन किया तो टेम्परेचर क्या हो गया, मैंने पार्शियल एक्सपांशन किया तो एंथैल्पी कम हो रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो गया तो वापस आप उसको रीहीट कर सकते हो, तो बचा हुआ जो एक्सपांशन है उसको आप राइट साइड में ले जाके शिफ्ट कर सकते हो। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए देखते हैं। तो रीहीट साइकिल जब हम यूज करते हैं, रीहीट साइकिल जब हम यूज करते हैं तो इसका पर्पस क्या है।
फर्स्ट, it increases turbine work. It increases turbine work by partially shifting expansion process on right side on HS डायग्राम, ऑन HS डायग्राम। तो पार्शियली हम एक्सपांशन प्रोसेस को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारा टरबाइन वर्क जो है वो इंक्रीज हो जाए। दूसरा इसका एडवांटेज होता है, इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्वालिटी ऑफ स्टीम एट टरबाइन एग्जॉस्ट। टरबाइन एग्जॉस्ट पे ये स्टीम की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। देखो, जब आप एक्सपांड करते हो टरबाइन में तो क्या होता है, जो स्टीम है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। हो सकता है जितना स्टीम जो है, सॉरी, लिक्विड में कंडेंस हो सकता है टरबाइन में। जितना ज्यादा लिक्विड की मात्रा होगी उतना आपके टरबाइन के कोरोजन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना रहता है कि टरबाइन एग्जॉस्ट पे जो मेरे को ड्राइनेस सेक्शन मिले वो 0.8 से ज्यादा मेरे को मिलना चाहिए, 0.8 से मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। तो जब आप रीहीटिंग यूज करते हो, रीहीटिंग जब आप यूज करते हो तो उस कंडीशन पे आपका जो टरबाइन एग्जॉस्ट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो इंप्रूव होता है। ये एक एडवांटेज मिलता है। और तीसरा, इट मे or may not, it may or may not increase efficiency. It may or may not increase efficiency. प्रैक्टिकली जब आप रैंकाइन साइकिल यूज करते हो और रीहीटर यूज करते हो तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व होता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि जब भी मैं रीहीटर यूज करूंगा एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्या दावा कर सकता हूं? दावा कर सकता हूं कि नेटवर्क आउटपुट जो है वो बढ़ेगा और टरबाइन एग्जॉस्ट पे स्टीम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये दो चीजें तो मेरे को डेफिनेटली मिलेंगी। और प्रैक्टिकली एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, लेकिन थियोरेटिकली हम दावे से नहीं कह सकते। वो मेरे को कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। वो डिपेंड करेगा कि मेरा जो रीहीटर मैंने लगाया है वो रीहीटर का टेम्परेचर कितना, का प्रेशर हमने कितना लिया है। चलिए अब देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा अगर हमको रीहीटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने लिया पंप, राइट। पंप से हम कहां जाते हैं? पंप के थ्रू हम जाते हैं बॉयलर में। बॉयलर के बाद हम कहां जाते हैं? टरबाइन में। टरबाइन का आउटलेट, टरबाइन से आउटपुट कहां जाता है? लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि बॉयलर प्रेशर से हम कंडेंसर प्रेशर पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे। हम बॉयलर प्रेशर से एक इंटरमीडिएट प्रेशर पे निकले और वो इंटरमीडिएट प्रेशर पे जब आए तो टेम्परेचर आपका डाउन हो चुका है। अब अगेन आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग अ रीहीटर। तो यहां पे आपने लगा लिया एक रीहीटर। रीहीटर के बाद अगेन आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। आप क्या करना चाहोगे? आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे फिर गए। उसके बाद क्या करना चाहोगे? उसके बाद फिर आप जो प्रेशर बचा हुआ है उस प्रेशर को यूटिलाइज करोगे और टरबाइन में वर्क ऑब्टेन करोगे। राइट। इसके बाद हम कहां जाएंगे? दो टरबाइन या तीन टरबाइन आप यूज, मैक्सिमम 2 या 3 टरबाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। ये हाई प्रेशर पे ऑपरेट कर रही है। और इसको हम कहते हैं लो प्रेशर टरबाइन। लो प्रेशर टरबाइन का जो आउटपुट है अब वो जाएगा कहां? कंडेंसर में।
कंडेंसर का आउटपुट अब कहां जाएगा? कंडेंसर का आउटपुट जो है वो वापस अब चला गया पंप में। तो यहां पे मेरे को मिला स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 एंड स्टेट 6। क्लियर बच्चों? चलो अब इसको अपन टीएस डायग्राम में प्लॉट कर लेते हैं। टीएस डायग्राम हम इसका प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेट 1 पे क्या कंडीशन होगी? स्टेट 1 पे क्या है स्टेट होगा वाटर का? सैचुरेटेड लिक्विड होगा। तो यहां से आपने सैचुरेटेड लिक्विड को क्या किया? पंप के थ्रू आपने प्रेशर को इंक्रीज किया। तो 0.1 मिला, 0.2 मिला। 0.2 के बाद आप क्या करोगे? हाँ, आप बॉयलर में गए और यहां पे आपने हीट एडिशन किया, राइट। हीट एडिशन करने के बाद आप क्या करो? हीट एडिशन आप ले जाओगे मैक्सिमम टेम्परेचर तक। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप पार्शियल एक्सपांशन करोगे, ठीक है। ये प्रेशर कौन सा है? ये है बॉयलर प्रेशर। बॉयलर प्रेशर से अभी एक्सपांड करके अपन कहां तक पहुंचेंगे? इंटरमीडिएट जो रीहीटर का प्रेशर है उस पर अपन जाएंगे, राइट। तो ये आ गया आपका पीआई इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पे हम क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं ताकि आप वापस अपन मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाए। क्या करेंगे इसके बाद? अब इसके बाद एक्सपांशन, करेक्ट है। एक्सपांशन करने के बाद हीट रिजेक्शन। तो ये साइकिल आपको मिली 1 2 3 4 5 6। अगर आप रीहीटिंग नहीं करते, अगर मान लो आप रीहीटिंग नहीं करते तो साइकिल कैसे कंप्लीट होती? 3 से आप डायरेक्टली नीचे आ जाते। 3 से आप डायरेक्टली नीचे आ जाते। तो अगर आप रीहीटिंग नहीं करते, यदि आप रीहीटिंग नहीं करते तो आपको पॉइंट मिलता क्या? 4 डैश। आ रही है बात समझ में? तो दो बातें अपन ने डिस्कस करी थी कि रीहीटर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क आउटपुट बढ़ेगा। तो क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि रीहीटर यूज करने से नेटवर्क आउटपुट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। दूसरा हमने कहा था कि टरबाइन एग्जॉस्ट पे स्टीम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अगर आप नहीं करते तो आपको ट्रांसफेक्शन क्या मिलता है? x4 डैश। जब आपने रीहीटर यूज किया तो आपको क्या मिला? x6। कहां पे ट्रांसफेक्शन ज्यादा है? 6 पे ट्रांसफेक्शन ज्यादा है। रिस्पॉन्ड इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो दो बातें हमने देखी थी कि नेसेसरली दैट विल इंक्रीज द नेटवर्क आउटपुट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द टरबाइन एग्जॉस्ट। तो ये चीजें हमको दिखाई दे गई। तीसरा पॉइंट था एफिशिएंसी में इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो, मान लो आपने रीहीटर यूज किया और ये सैचुरेशन टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है, मान लो ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रीहीटर का जो मेरे को पहले टरबाइन का जो मेरे को टेम्परेचर मिला वो 250 से ऊपर रहा। तो जब मैं रीहीटिंग करूंगा तो नेसेसरली वो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो 250 से कम होता है, 250, ये 250 सैचुरेशन टेम्परेचर की लाइन है, इससे कम होता है तो इसका जो बाद का जो हीट एडिशन हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है। तो दैट में थियोरेटिकली ऑल्सो डिक्रीज द एफिशिएंसी। तो थियोरेटिकली एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है। दावे से मैं एफिशिएंसी के बारे में बोल नहीं सकता। क्लियर है? वो डिपेंड करेगा कि वो टरबाइन एग्जॉस्ट का टेम्परेचर आपको कितना मिल रहा है। एफिशिएंसी बढ़ानी है तो क्या करना है? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाना है। और यहां पे मैं नेसेसरली नहीं कह सकता कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन मेरा रीहीटिंग से बढ़ ही जाएगा या घट ही जाएगा, राइट। तो एफिशिएंसी में और मे नॉट इंक्रीज। ठीक है, चलो अब से मेरे को दिया है बॉयलर प्रेशर 40 बार,
कंडेंसर प्रेशर 0.1 बार, इंटरमीडिएट प्रेशर 20 बार, राइट। क्या ये डेटा सफिशिएंट है रीहीट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, को सॉल्व करने के लिए? देखो, वेपर पावर साइकिल का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने नोडल पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 हर जगह पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंथैल्पी निकालना पड़ेगा। तो ये जो डेटा दिया है, क्या ये सफिशिएंट है क्या? नहीं। यहां पे इसके अलावा चलिए आपको और दे दिया, मैक्सिमम टेम्परेचर इज से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट। क्या अब आप साइकिल कंप्लीट कर सकते हो? 6 पॉइंट पे एंथैल्पी आप निकाल सकते हो? हाँ, 4 पॉइंट पे क्या लगेगा बेटा? क्या लगेगा? 4 पॉइंट पे क्या लगेगा? 4 पॉइंट पे आपको प्रेशर मालूम है कितना है, पीआई के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट है। और 4 पॉइंट पे आपको एंट्रोपी मालूम है, करेक्ट है। तो 4 पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। इज इट क्लियर? 0.5 पे क्या मालूम है आपको? प्रेशर मालूम है पीआई के बराबर, और टेम्परेचर मालूम है मैक्सिमम टेम्परेचर के बराबर, राइट। 0.6 पे आप निकाल लोगे, प्रेशर मालूम है और एंट्रोपी पता है। तो इसका मतलब कि आप 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट पे एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ, अगर नहीं दिया है तो वो बराबर ही अपन लेके चलेंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अपन उसको इक्वल ही लेके चलते हैं। चलिए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन फाइंड आउट द वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। वही कल वाला ही क्वेश्चन है, बस बीच में एक पॉइंट ऐड कर दिया मैंने, पीसी इक्वल टू 0.1 बार। इसमें 0.1 2 और 3 पे तो एंथैल्पी अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, करेक्ट है। H1 आया था कितना? 190, 1.8। H2 आया था 190, 5.8। H3 आया था कितना आया था? 3095 के आगे 0.1। अब अपने को निकालना बच गया था H4, H5 और H6। निकाल लिया। क्या आ रही है वैल्यू H4 की? सबका आ रहा है क्या? स्टेट क्या आ रहा है 0.4 पे? सुपर हीट कितना आ रहा है? 202902। अच्छा, 3095 और 2902 ये वैल्यू आ रही है 40 बार से। अच्छा, सुपर हीटेड ही है तो फिर हाँ ठीक है, एंथैल्पी में ड्रॉप कम ही होगा, ठीक बात है। H5 38.6 and H6 2201.83। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल बन गया। आपने को कैलकुलेट करना है हीट सप्लाई
तो कितना हो रहा है हीट सप्लाई? बस बेटा, जहां एंट्रोपी बढ़ती है वहां हीट सप्लाई होती है। और स्कीमेटिक डायग्राम भी देखा तो हीटर में हीट सप्लाई करेंगे, बॉयलर में हीट सप्लाई किया और रीहीटर में भी हीट सप्लाई हुआ, करेक्ट है? तो हीट सप्लाई जो हुआ वो मेरा हुआ H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H6। राइट बच्चों? सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? गलत। H5 माइनस H4। H5 माइनस H4। तो हीट सप्लाई कितना आया? कितना आया? 35.5 किलो जूल पर केजी, करेक्ट है? व्हाट इज हीट रिजेक्शन? कितना हो रहा है हीट रिजेक्शन? H6 माइनस H1। H6 माइनस H1 कितना आ गया? टू जीरो 2010 किलो जूल पर केजी मेरे को मिल गया हीट रिजेक्शन। तो नेटवर्क कितना आया? हाँ, QS माइनस QR करोगे ऑब्वियसली। QS माइनस QR, नेटवर्क कितना आया? 1125.46 किलो जूल पर केजी, राइट? और एफिशिएंसी क्या आ गई? थर्टी 35.9%, राइट? तो कल की क्लास में हमने देखा था कि जब हमने रीहीटर नहीं यूज किया था तो वर्क आउटपुट कितना मिल रहा था हमको? 1009 मिल रहा था। तो नेटवर्क तो मेरे को बढ़ना ही था, वो तो मैं श्योर था पहले से ही, राइट? और एफिशिएंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, इसके बारे में मैं श्योर थियोरेटिकली नहीं बोल सकता, प्रैक्टिकली रीहीटिंग से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, अब इसके बाद हम यूज करते हैं एक ऐसी साइकिल जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे रीजनरेटिव साइकिल की। रीजनरेटिव साइकिल हमें इंप्रूव करनी है हमें इंप्रूव करनी है रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी। हमने जब फर्स्ट क्लास वेपर पावर साइकिल की पढ़ी थी तो हमने देखा था कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से कम होती है, करेक्ट है? वन, टू डैश, 3 और 4। क्या कारण था रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी के कम होने का? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम हो गया था कार्नोट साइकिल की तुलना में रैंकाइन साइकिल में। और कारण क्या था उसका? क्यों कम हो गया था मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन? क्यों कम हो गया था? क्योंकि ये सबकूल लिक्विड को जो आप हीट सप्लाई किए थे वो आप लोअर टेम्परेचर पे किए थे, राइट? तो
रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कम होने का कारण जो है वो 2 से 2 डैश तक का हीट सप्लाई है। इज इट क्लियर? तो यदि मैं रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता हूं तो ये सबकूल लिक्विड को जो मैंने हीट सप्लाई करी है, इस हीट सप्लाई को मेरे को रोकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हम जान रहे हैं कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कम क्यों हो रही थी, क्योंकि 2 से 2 डेज तक जो हीट ट्रांसफर हुआ है ये लोअर टेम्परेचर पे हुआ है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हुई है। तो अगर मैं इस 2 से 2 डैश के हीट ट्रांसफर को एलिमिनेट कर दूं तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि जो लोअर टेम्परेचर पे आप हीट ट्रांसफर कर रहे थे उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब कि एफिशिएंसी आपकी बढ़ने वाली है। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, तो पहले हम देखते हैं आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। पहले हम देखते हैं आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल यहां पे बॉयलर का एग्जिट पॉइंट जो है वो 1 है। बॉयलर से निकल के आप कहां जाते हो? बॉयलर से निकल के आप टरबाइन में जाते हो। ठीक है, टरबाइन से निकल के आप कहां जाते हो? टरबाइन से निकल के कहां जाते हो आप? टरबाइन से निकल के आप कंडेंसर में जाते हो। तो फ्लो बराबर बन रहा है। टरबाइन आया, बॉयलर से निकले, टरबाइन में गए, टरबाइन से निकल के कंडेंसर में गए। करेक्ट है। कंडेंसर से निकल के आप कहां जाते हो? कंडेंसर से निकल के आप कहां जाते हो? कंडेंसर से निकल के आप जाते हो पंप में। करेक्ट है। और पंप से निकल के आप कहां जाते हो? वापस बॉयलर में जाते हो। क्लियर? यहां पे क्या कर रहे हैं अपन? यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कि हम पंप से निकल के बॉयलर में नहीं जा रहे, वापस टरबाइन में जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? टरबाइन में क्यों जा रहा हूं भाई? हाँ, वर्क मिल सकता है। क्या करने के लिए? हाँ, अभी देखो, आप जब निकले हो तो आप निकले हो। चलो मैं इसको अपने हिसाब से बना लेता हूं एक मिनट। अपने 1 2 3 4 अपन अपने हिसाब से ले लेते हैं। अपन अपन पंप के आउटपुट को हम 1 लेते हैं। करेक्ट है। 1 से निकल के आप कहां जाते हो? बॉयलर में। 1 से जब आप पंप से जब आप निकलते हो तो आपका स्टेट 2 होता है और बॉयलर में आप चले जाते हो। और 2 पे आपका स्टेट क्या होता है? लिक्विड फ्लूइड का सबकूल लिक्विड होता है। तो बॉयलर में जैसे ही आप जाओगे सबकूल लिक्विड को हीट सप्लाई चालू हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि 2 पे निकल के मैं बॉयलर में नहीं जाऊंगा। तो मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा यहां पे निकल के टरबाइन में। स्टेट 2 पे मैं एंटर हुआ। स्टेट 2 पे मैं एंटर हुआ टरबाइन में। अब टरबाइन में जाएंगे तो टरबाइन में बॉयलर से निकलने वाला फ्लूइड भी आता है। बॉयलर से निकल के फ्लूइड टरबाइन में जाता है। तो जो फ्लूइड बॉयलर से निकल के टरबाइन में जाता है उसका टेम्परेचर और जो फ्लूइड पंप से निकल के आ रहा है किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो ये जो फ्लूइड है जो पॉइंट 2 पे जा रहा है वो ठंडा फ्लूइड है और बॉयलर से जो निकल के आ रहा है वो गर्म फ्लूइड है। तो क्या करेगा ये ठंडा फ्लूइड? हीट ले लेगा। हीट लेके ये बाहर निकलेगा पॉइंट 2 डैश पे। करेक्ट है। डायग्राम में समझो। 1 से 2 आपने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया। 2 पे आप कहां चले गए? 2 पे आप चले गए टरबाइन पे और बाहर कहां निकले आप? पॉइंट 2 डैश पे। इज दैट क्लियर? चलिए, अब 2 डैश पे निकलने के बाद अपने को कहां जाना है?
टू डैश से निकल के अपने को कहाँ जाना है, टू डैश से निकल के अपने को बॉयलर में जाना है। तो टू डैश का आउटपुट पॉइंट आपको मिल गया, टू डैश का आउटपुट पॉइंट निकल गया, इसको कहाँ डाल देंगे अपन, बॉयलर में, या ये हमने बॉयलर में डाल दिया, राइट। स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट टू डैश। अभी टू डैश पे आप कहाँ जाओगे, टू डैश पे आप एंटर हुए बॉयलर में, बॉयलर से निकले तो आपका स्टेट क्या हो गया, थ्री। थ्री से निकल के आप कहाँ जाओगे, अब थ्री से निकल के आप कहाँ जाओगे, थ्री से निकल के आप टरबाइन में जाओगे। अब टरबाइन से निकलने के बाद आप, टरबाइन से जाने के बाद आप कंडेंसर प्रेशर पे आ जाओगे। तो ये मेरे को मिल गया पॉइंट फोर, और फोर पे हम कहाँ जाएंगे, कंडेंसर में जाओगे ना बेटा, पहले कंडेंसर में जाओगे, राइट। तो यहां पे जो मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं वो पॉइंट मेरे को मिल रहा है वन, टू, टू डैश, थ्री और फोर, या इस फोर को मैं लिख लेता हूं फोर डैश, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम को ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी मेरे को। वन, टू, टू डैश, थ्री, राइट। ये पॉइंट रैंकाइन साइकिल होती तो मेरे को यहां पे पॉइंट फोर मिलता। रीजनरेटिव साइकिल में भी पॉइंट फोर मेरे को सेम जगह पे मिलेगा क्या, देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तीन से चार ये कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, करेक्ट है, ये नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अभी जो टरबाइन में प्रोसेस हो रही है वो एडियाबेटिक हो रही है क्या, थ्री पे जो फ्लूइड टरबाइन पे एंटर हुआ है, पॉइंट थ्री पे जो फ्लूइड टरबाइन पे एंटर हुआ है वो अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है किसको, जो पंप से आ रहा है। तो फोर पे यानी कि टरबाइन के एग्जॉस्ट पे जो मेरे को एंट्रोपी मिलेगी वो फोर के बराबर होगी, फोर से कम होगी या फोर से ज्यादा होगी, फोर पे यानी कि फोर डैश पे एंट्रोपी जो होगा वो फोर से कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता तो मेरे को पॉइंट फोर मिलता। अभी जो बॉयलर से पानी निकल रहा है, जो बॉयलर से जो पानी आ रहा है वो अपनी हीट क्या कर रहा है, दे रहा है। देने पे एंट्रोपी क्या हो जाती है, देने पे एंट्रोपी कम हो जाती है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। चलिए जी, अब ये पॉइंट मेरे को मिलेगा पॉइंट फोर डैश। तो वन, टू, थ्री और फोर डैश, ये साइकिल जो है वो उसको हम कहते हैं आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। रैंकाइन साइकिल कौन सी साइकिल है, आइडियल रीजनरेटिव, हाँ, वन, टू, थ्री, फोर इज द रैंकाइन साइकिल। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल कौन सी है, वन, टू, टू डैश, थ्री, फोर डैश। क्लियर है ये। जब आप आइडियल रीजनरेटिव साइकिल यूज कर रहे हो तो एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा,
क्यों बढ़ेगी? बेटा अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो कहां से शुरू हो रहा है? अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो किस पॉइंट से शुरू हो रहा है? वो 2 डैश से शुरू हो रहा है ना। इस 2 से 2 डैश का तो हीट अपने को एक्सटर्नली सप्लाई नहीं करना पड़ा, उसके लिए तो फ्यूल नहीं जलाना पड़ा। फ्यूल कहां जलाना पड़ा? बॉयलर में। और बॉयलर में हीट सप्लाई कहां पे शुरू हुई? 2 डैश पे। तो ये आप आइडियल रीजनरेटिव साइकिल यूज कर रहे हो तो आपने 2 से 2 डैश पे जो हीट सप्लाई हो रही थी, जो कि लोअर टेम्परेचर पे हो रही थी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो रही थी, उसको आपने रिमूव कर दिया। अब पूरी की पूरी हीट सप्लाई जो है वो आपका हायर टेम्परेचर पे हो रही है, तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल के केस में एफिशिएंसी मेरे को ज्यादा मिलेगी, एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की। इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट नेटवर्क? व्हाट अबाउट नेटवर्क? नेटवर्क क्या होगा? नेटवर्क जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इतना एरिया आपका कम हो रहा है, तो नेटवर्क जो है वो मेरे को रैंकाइन साइकिल में ज्यादा मिलेगा, राइट? चलो, व्हाट इज द पंप वर्क? पंप वर्क क्या है रैंकाइन साइकिल में? कितना मिल रहा है रैंकाइन साइकिल में पंप वर्क? H2 माइनस H1। और यहां पे कितना मिल रहा है? यहां पे कितना मिल रहा है? सेम ही तो मिल रहा है ना भाई। पंप वर्क तो 1 से 2 की प्रोसेस तो कॉमन ही है ना। हीट सप्लाई कितना हो रहा है रैंकाइन साइकिल में? H3 माइनस H2। और रीहीट साइकिल में कितना हो रहा है? H3 माइनस H2 डैश। यानी कि हीट सप्लाई जो है वो कहां ज्यादा है, रैंकाइन में कि रीजनरेटिव में? रैंकाइन साइकिल में ज्यादा है। आ रही है बात समझ में? चलिए जी, अब आखिरी क्वेश्चन मेरे को बता दो, टरबाइन वर्क रैंकाइन में कितना मिला? H3 माइनस H4। व्हाट इज द टरबाइन वर्क इन रीजनरेटिव, आइडियल रीजनरेटिव साइकिल? गलत है, गलत है, गलत है। सुनो अब मेरी बात, अब देखो जरा, वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ता है? टरबाइन का वर्क निकालने के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। टरबाइन पे आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हो और उससे आपको वर्क मिलता है, करेक्ट है? तो बेटा अब एक काम करो, ये स्टडी एसएफई जो है वो टरबाइन में अप्लाई करो, अप्लाई करो। कितनी एनर्जी इस टरबाइन में आ रही है? ये आपका कितनी एनर्जी टरबाइन में आ रही है? बताओ कितनी एनर्जी टरबाइन में आ रही है? H3 आ रहा है और यहां से पंप से जो फ्लूइड जा रहा है वो अपने साथ क्या लेके आया? H2। एम आई क्लियर? बाहर क्या जा रहा है? टरबाइन वर्क जा रहा है। और क्या जा रहा है बाहर? और बाहर जा रहा है H4 डैश। और क्या बाहर जा रहा है? और बाहर जा रहा है H2 डैश। आई बात समझ में? तो यहां पे आपको जो टरबाइन वर्क मिला दैट इज H3 माइनस H4 डैश माइनस H2 डैश माइनस H2। आई बात समझ में? तो टरबाइन वर्क अपन देखते हैं यहां पे कितना मिला मेरे को। टरबाइन वर्क मेरे को मिला H3 माइनस H4 डैश। H3 माइनस H4 डैश डायरेक्टली मैंने यहां पे माइनस किया। H3 माइनस H4 डैश ये दिख गया। इसके अलावा मैंने इसमें माइनस किया है H2 डैश माइनस H2। आप बता सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हीट जो आपन ने पानी को सप्लाई किया, जो हमने सबकूल्ड लिक्विड को सप्लाई किया, वो हीट हो गई कितनी? H2 से H2 डैश तक की। तो जो मेरे को वर्क मिलने वाला था H3 माइनस H4 डैश,
अभी क्या हुआ, उसमें से H2 डैश माइनस H2 वाली जो हीट है वो आपने पानी को दे दी, उतना वर्क आपको कम मिलेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? आ रही है बात समझ में? यस नो? चलिए, अब ये साइकिल जो है उसको हम कहते हैं आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। बच्चों क्यों कहते हैं इसको आइडियल रीजनरेटिव साइकिल? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है? अब सवाल पूछो, क्या पूछोगे? हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखो बेटा, मैंने क्या किया, पंप से फ्लूइड लिया, टरबाइन में डाल दिया, बॉयलर से फ्लूइड लिया, टरबाइन में डाल दिया। वो टरबाइन है कि हीट एक्सचेंजर है? इज इट टरबाइन और अ हीट एक्सचेंजर? ये तो टरबाइन है ना भाई। हम यहाँ पे इससे टरबाइन से काम क्या ले रहे हैं? टरबाइन से हम टरबाइन का काम तो ले ही रहे हैं और साथ साथ में उससे हम हीट एक्सचेंजर का भी काम ले रहे हैं। तो टरबाइन एक ही काम करेगा, या तो वो वर्क देगा या वो हीट एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे आप टरबाइन को यूज कर रहे हो एज अ हीट एक्सचेंजर, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये साइकिल जो है वो प्रैक्टिकली मेरे को नहीं यूज करने को मिलेगी। आइडियल रीजनरेटिव साइकिल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2 से 2 डैश तक जितनी भी हीट सप्लाई हो रही है वो पूरी रिमूव करनी है, और ऐसा करने के लिए मेरे को टरबाइन को हीट एक्सचेंजर की तरह यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल में आपने पूरी हीट जो लोअर टेम्परेचर पे सप्लाई हो रही थी उसको आप एलिमिनेट तो कर देते हो थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली रीजनरेटिव साइकिल को कैसे संभव किया जाएगा। जब प्रैक्टिकली हम संभव रीजनरेटिव साइकिल को ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें कुछ हीट जो है वो सबकूल्ड लिक्विड को सप्लाई करनी पड़ेगी। आइडियल रीजनरेटिव में आपने क्या किया है, सबकूल्ड लिक्विड को कोई भी हीट नहीं दे रहे हो, सबकूल्ड लिक्विड को कोई भी हीट सप्लाई आप नहीं कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। राइट? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलो ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस। कौन सा वाला? अरे वो तो निकाल लो ना यार, कैलकुलेट करो ना खुद से। बेटा समझ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी डाउट एनीबॉडी? चलो ठीक है, तो फिर कल अपन देखेंगे एक्चुअल रीजनरेटिव साइकिल, और कल ही अपन फिर ब्रेटन साइकिल भी स्टार्ट करेंगे। ब्रेटन साइकिल बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईएससी में तो थोक के भाव में क्वेश्चन आते हैं और गेट में भी सीधा सीधा 2 नंबर का सवाल आ जाता है। ईएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ब्रेटन साइकिल पे बनते हैं। तो कल की क्लास में अपन रीजनरेटिव साइकिल देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे ब्रेटन साइकिल। राइट? चलिए।